बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नॉवल बेखबर मैं ना तू बाय अनीला किरण की किस्त नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगली रोज सबा ने ना चाहते हुए यूनिवर्सिटी आई थी। इसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था। यूनिवर्सिटी का आज़ाद माहौल, लोगों की बेमुरवत अंदाज, बेहिसी इसके नाजुक दिल पर कोई अच्छा असर नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन अब जब गले में ढोल लटका लिया था तो बजाना भी खुद ही था। यूनिवर्सिटी में इसने जिस तरह जिद करके दाखिला लिया था, अब बगैर किसी माकूल वजह के यूनिवर्सिटी छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। फिर शाज़मा थी जो इसे ऐसा हरगिज करने ना देती। सबा की बुज़दिली से वाकफियत की बिना पर इसे पहले ही इसकी तरफ से डंडी मारने का खतरा था। इसलिए कल की तरह वो आज भी सुबह ही सुबह उसके घर आ पहुंची थी और फिर सबा को आना ही पड़ा था। मगर यूनिवर्सिटी आकर इसने सख्त अफसोस हो रहा था कि वो क्यों आ गई। अगर इसे मालूम होता आज यहाँ क्या होने वाला है तो वो शाज़मा के धमकाने और भाभी के समझाने के बावजूद यूनिवर्सिटी हरगिज ना आती। फिलहाल क्लासेस तो हो नहीं रही थी। अगर कोई टीचर आता भी तो बस तारुफ हासिल करके चला जाता। मगर इस रोज 10 बजे के करीब अचानक ही पूरी फाइनल ईयर इनके कमरे में आ घुसी तो इन्हें देखते ही सबा का दिल वहां से भाग जाने को चाहने लगा, क्योंकि वो कल से ही प्रीवियस को फाइनल के हाथों बेवकूफ बनते देख रही थी। मगर अब भाग जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दोनों दरवाजों में फाइनल वालों ने आते ही कब्जा जमा लिया था। सबा ने गुस्से से शाज़मा की तरफ देखा। कहा भी था आज मुझे छुट्टी कर लेने दो। अब पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं। तुम जैसी दोस्त तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दे। वो दांत पीस कर बोली थी। तुम्हें खा नहीं जाएंगे ये लोग। लगता है इंट्रोडक्शन के लिए आए हैं। शाज़मा ने फाइनल वालों की तैयारियां देखते हुए अंदाजा लगाया। चंद मिनट के बाद ही इन्होंने बाकायदा स्टेज बना लिया था। डाइस तो पहले ही मौजूद थे। अब इसके पीछे दीवार के साथ 3 कुर्सियां रखकर मेहमान खसूसी को वहां बिठा दिया गया था। फिर एक लड़की ने खास से मुहज्जब तरीके से तकरीर करने वाले अंदाज में प्रीवियस को फाइनल की तरफ से बाकायदा खुशामदीद कहा और साथ ही पसमर्दा सुनाया कि अब प्रीवियस अपना तारुफ खुद करवाएगी और इस मकसद के लिए प्रीवियस के तमाम स्टूडेंट बारी बारी डाइस तक आएंगे। डाइस तक जाने का सुनकर ही सबा को पसीने आने लगे और फिर जब इसकी क्लास के स्टूडेंट ने बारी बारी डाइस तक जाना शुरू किया और फाइनल वालों ने इनसे उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिया तो इसकी बच्ची कुची हिम्मत भी जवाब दे गई। दिल ही दिल में दुआएं मांगते हुए इसने अपनी तवज्जो स्टेज की तरफ मरकूज करने की कोशिश की, जहाँ इसकी क्लास का एक गहरी सांवली रंगत वाला लड़का अपना तारुफ करवाने के बाद फाइनल वालों के मजाक का निशाना बन रहा था। वो बाजिद थे कि वो लड़का इन्हें अपनी ब्यूटी सोप का नाम बता दे। इससे पहले वो एक दाढ़ी वाले लड़के से दुआए कनूत सुनाने के लिए इसरार कर रहे थे और इसे शायद दुआए कनूत आती भी नहीं थी। इसलिए बहुत देर तक तंग करने के बाद फाइनल वालों ने इसे जुर्माने लेकर छोड़ दिया। सबा को जुर्माना देने पर कोई एतराज नहीं था। जुर्माना तो अगर वो इससे डबल भी ले लेते तो आज़ादी आराम से दे देती। मगर असल मसला तो डाइस तक जाने का था, जिसके तसव्वुर से ही इसका दिल निकल रहा था। फाइनल वालों की तरफ से दिया जाने वाला लाइब्रेरी की रुकनियत का परफॉर्मा हाथ में पकड़े इसका सारा ध्यान इसी बात की तरफ था कि किस तरह इसे बाहर जाने का मौका मिल जाए। मगर जब शाज़मा की बारी भी आ गई तो सबा को यकीन हो गया कि अब इसे भी स्टेज पर जाना ही पड़ेगा। शाज़मा अपने मखसूस एतमाद के साथ स्टेज तक पहुंच चुकी थी। सबा खाली खाली नजरों से इसकी तरफ देख रही थी, जबकि शाज़मा आराम से अपना तारुफ करवाने के बाद अब इसी सुकून के साथ फाइनल वालों के लिए के उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे रही थी। आप एमांसिपेशन का मतलब बताएं। पिछली दीवार के साथ खड़े लड़कों में से एक शाज़मा से पूछ रहा था। माफ़ कीजिएगा, मैंने अंग्रेजी में MA नहीं कर रखा और ना ही अंग्रेजी मेरी मादरी या कौमी जुबान है, शाज़मा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। सबा ने रश्क भरी नजरों से इसकी पुरएतमाद चेहरे को देखा। अच्छा, आप देसी हैं तो फिर अशवे और अमजे का मतलब बताएं। एक और लड़का बोला। अशवे और अमजे वही होते हैं जो दिखाकर लड़कियां आप लोगों को उल्लू बनाती हैं, शाज़मा बर्जिस्ता बोली थी, जिस पर क्लास में कहकों की जोरदार आवाजें उभर रही थी। मेजबान लड़की ने शाज़मा को जाने का इशारा किया था तो वो अपनी सीट पर वापस आ गई। अब सबा की बारी थी, जो किसी तरह भी डाइस तक जाने को तैयार नहीं थी। मगर फाइनल वाले भी एक नंबर के ढीठ थे। वो किसी तरह भी इसको छोड़ने पर तैयार नहीं थे। इसीलिए मजबूरन सबा को स्टेज पर जाना पड़ा और इसके स्टेज पर जाते ही हर तरफ से माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह और
वल्ला वल्ला की आवाज़ें आने लगी। सफ़ेद रंग के सादा से लिबास में, लंबे स्याह बालों और बेतहाशा हसीन चेहरे के साथ वो बगैर किसी खास आराइश के भी बहुत नुमायां हो रही थी। इसका हुस्न पहली नज़र में तो हर एक को चौंका गया था। रही बुज़दिली तो वो इसका अंदर का मामला था, जिसकी वजह से इसे इस वक्त भी वहां मौजूद लोगों के चेहरे धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। सारा कमरा इसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बमुश्किल इसने अपना तारुफ करवाया तो हर तरफ से ताबड़तोड़ किए जाने वाले सवालों ने इसे बौखला कर रख दिया। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? आपने क्रीम कौन सी लगाई है? क्या आपके बाल असली हैं? इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो इन फजूल सवालात के क्या जवाब दे, इसीलिए खामोश रही, जिससे शोरगुल में और इजाफा हुआ। नो पर्सनल अटैक। हुस्न हर इंसान का जाती मामला है, ऐसे सवालात करना बिल्कुल नामुनासिब बात है। एन स्टेज के करीब से आने वाली आवाज ने शोर को एकदम खत्म कर दिया। सबा ने रुख मोड़कर आवाज की सिम देखा और हैदर को देखकर इसे समझ नहीं आई कि वो खुश हो या परेशान। कल तक वो सबसे ज्यादा इसकी तरफ से परेशान थी और अब वो इसी की हमायत कर रहा था। गालबन वो थोड़ी देर पहले ही आया था, क्योंकि पहले वो कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे, सिर्फ हुस्न का राज पूछ रहे हैं। कल कलाक को हमें भी खूबसूरती बढ़ाने का शौक हो गया तो एक लड़के ने फौरन कहा, खूबसूरती में इजाफा इनका हो सकता है। जो खूबसूरत हो तुम्हें कम अज कम राज पूछने का कोई फायदा नहीं है, हैदर ने इत्मीनान से कहा था। लेकिन टोटके आजमाकर हर कोई खूबसूरत लग सकता है, इसीलिए हम कोई खास टोटका जानना चाह रहे हैं। एक और लड़के ने दखल अंदाजी की, तुम जितने काहिल हो, टोटके आजमाना तुम्हारे बस का रोक नहीं। तुम तो अगर हर रोज दो पक्के मुंह के ऊपर मार लिया करो तो अब की निस्बत काफी बेहतर लग सकते हो। हैदर के साथ खड़े फराज ने कहा था तो कमरा कहकों से गूंज उठा था। इन लोगों की आपस की बहस की वजह से सबा की बचत हो गई थी, मगर अभी तक वहीं खड़ी हुई थी, जबकि सब लोगों की तवज्जो अब इससे ज्यादा अपनी क्लास के लड़कों पर थी। ज़ीशान से मौका देखकर सबा को हाथ के इशारे से वहां से जाने को कहा था तो वो फौरन स्टेज से नीचे उतरा। इसके उतरते ही फाइनल ईयर वाले अपनी बहस भूल कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे, मगर तब तक वो अपनी सीट तक पहुंच चुकी थी और फिर सबके इसरार के बावजूद उठने को तैयार नहीं हुई थी। शाज़मा भी इसकी हिमायत कर रही थी और फाइनल वालों को बावर करवा रही थी कि गलती इनकी है। इन्हें आपस में लड़ने का मशवरा सबा ने नहीं दिया था। आखिर फाइनल वालों को हार माननी ही पड़ी थी। आप बोलो, क्या तुम्हें इनसे डरने की जरूरत है? कैसे इसने अपनी क्लास से मुखालफत मोल लेकर तुम्हारी हिमायत की, वरना तो तुम स्टेज पर ही अल्लाह को प्यारी हो जाती। क्लास से बाहर आकर शाज़मा ने पहली बात यही की थी। वो तो ठीक है, मगर इसने ऐसा क्यों किया? अब इसकी क्लास तो इससे लड़ेगी। सबा ने अहमकाना सवाल किया था। क्यों, इसकी क्लास क्या भीड़ है जो लड़ेगी? और तुम्हें अभी तक यही नहीं पता चला तुम्हारी हिमायत क्योंकि तुम कितनी बुद्धू हो? शाज़मा ने मसनूई तासुब से इसकी तरफ देखा था तो सबा नजर चुरा गई। ये बताओ, इस फॉर्म का क्या करना है, कब जमा करवाएंगे? कब जमा करवाएंगे? सबा ने दानिस्ता मौजू बदलने की खातिर हाथ में पकड़े फॉर्म की तरफ शाज़मा की मतवज्जा मबजूल करवाई थी। करना क्या है, कल जमा करवा देंगे, अभी तो इतने पैसे नहीं हैं। शाज़मा ने लापरवाही से जवाब दिया तो सबा पर फॉर्म बैग में रखने लगी। ये फॉर्म फाइनल वालों ने प्रीवियस की पूरी क्लास में तकसीम किए थे और हिदायत की थी कि इन्हें जल्द अज जल्द फुल करके जमा करवाएं। 200 रुपये फीस पर स्टूडेंट फाइनल के CR के पास जमा करवा दे। इसके बाद ही इन्हें लाइब्रेरी की मेंबरशिप मिलेगी। कई लोगों ने तो इसी वक्त फीस जमा भी करवा दी थी। सुनिए, ये परफॉर्मा फॉल बनाने का तरीका है। लाइब्रेरी की मेंबरशिप खुद लाइब्रेरी वाले देते हैं, फाइनल वाले नहीं, और इसकी फीस भी लेडी मिशन केस के पास ही शामिल होती है। इसके करीब से गुजरते हुए हैदर ने सरसरी अंदाज से कहा था। सबा हैरत से इसकी तरफ देख रही थी, जो कि अपनी बात कहकर रुके बगैर आगे निकल गया था। सबा, तुम ठीक कह रही थी, तुम्हारे पीछे अगर ये इसी तरह अपनी क्लास से गद्दारी करता रहा तो वो इससे लड़ेंगे भी और मारेंगे भी। शाज़मा परफॉर्मा फाड़ते हुए मुस्कुराकर बोली थी। सबा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से दूर जाते हैदर की तरफ देख रही थी और इसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। तो तुम्हें इस लड़की से मोहब्बत हो गई है? ज़ीशान ने गाज के तिनके नोचते हैदर से अचानक पूछा था। हाँ, हो गई है। वो बगैर सर उठाए बिला झिझक बोल रहा था। वाकई असली मोहब्बत जैसी मजनू को लैला से हुई थी, जैसी हीर को, बिल्कुल वैसी ही जैसी रोमियो को जूलियट से हुई थी, जैसी महिवाल को सोनी से हुई थी और जैसी पुन्नू को सस्सी से हुई थी। वो ज़ीशान की बात काट कर गोया हुआ था। ज़ीशान ने इसकी तरफ गौर से देखा। वो बड़ी
संजीदगी अभी तक घास के तिनके नोच रहा था, जैसे इसने ज़्यादा अहम कोई काम दुनिया में ही ना हो। दर हकीकत वो हर काम इस संजीदगी और इन्हमाक से करने का आदी था। तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, ज़ीशान ने कदरे चिढ़ कर कहा था। हैदर ने अपना शुगल तर्क करके पहली बार इसकी तरफ देखा। तो समझाओ ना अपनी बात। देखो, वो तुम्हें अच्छी लगती है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए तुमने अपनी क्लास के मुकाबले में इसका साथ भी दिया, और फिर इसके लिए बाकी लोग सबा के साथ तुम्हारा कोई ख़ास ताल्लुक महसूस ना कर ले। तुमने 1.5 घंटा महज ये सफाई देने में लगाया कि तुमने और फराज ने जो कुछ किया वो मजाक था। हालांकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो मजाक नहीं था, यानी वो वाकई तुम्हें मुतासिर कर गई है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तुम इसके लिए वाकई संजीदा हो या दोस्ती तक ही है। तेज तेज बोलते हुए ज़ीशान ने अपनी बात खुद ही अधूरी छोड़ दी, क्योंकि इसकी आखिरी बात पर हैदर के चेहरे के तासरात जिस तरह बदले थे, इसे इनको देख कर अंदाजा हो गया था वो कुछ गलत बोल गया है। हैदर चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर इसके चेहरे से नजर हटाकर बोला तो इसका लहजा बहुत संजीदा और मजबूत था। शानी, तुम मेरे बहुत करीबी दोस्त हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसी हरकतें मेरी नेचर से मैच नहीं करती कि मैं ख्वामख्वाह लड़कियों से दोस्ती करता भी हूँ। अगर मुझे इसका जरा सा भी शौक होता तो आज तक मैं ना जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती कर चुका होता, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरा हमेशा से यही इरादा है कि मैं दोस्ती सिर्फ इस लड़की से करूंगा जो मुझे वाकई मुतासिर करेगी, और फिर शादी भी इसी से करूंगा। और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है, सबा ही वो पहली और आखिरी लड़की है जिसने मुझे वाकई मुतासिर किया है, और इसकी वजह इसकी खूबसूरती है या फिर ये मासूमियत है ना। ज़ीशान ने गौर से इसकी सूरत देखी। नहीं, सिर्फ खूबसूरती और मासूमियत नहीं है। मैं मानता हूँ पहली बार मैं इन्हें 2 चीज़ों की वजह से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, खासतौर पर इसकी मासूमियत ने, लेकिन फिर भी इससे मोहब्बत करने की वजह ये वजह नहीं है। इसमें कोई अट्रैक्शन, कशिश है, कोई ऐसी बात है जो इससे पहले भी किसी में नजर नहीं आई। खूबसूरत और मासूम लड़कियां तो मैं पहले ही बहुत सी देख चुका हूँ, लेकिन ऐसी अट्रैक्शन मैंने पहले कभी किसी में महसूस नहीं की। हो सकता है दूसरों को ऐसा ना लगता हो, मगर मुझे यही महसूस होता है, और वो अट्रैक्शन क्या है मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हैदर के लहजे में बेचैनी थी। ये तो वाकई मोहब्बत है, बल्कि ठीक ठाक किस्म का इश्क है। बाय द वे, आपको ये इश्क हुआ कब? अब के ज़ीशान ने शौक लहजे में पूछा था। मैं नहीं जानता, मेरा ख्याल है पहली नज़र में, वो कुछ सोचते हुए अंदाज में बोला था। तो फिर तुम इसे बता क्यों नहीं देते? तुम्हें इससे मोहब्बत है, तुम तो इससे सिरे से बात ही नहीं करते। ज़ीशान को नई फिक्र ने सताया था। अब की बार हैदर इसकी बात का जवाब देने की बजाय दोबारा से घास के तिनके नोचने लगा। बोलो ना, तुम इससे ये सब कहते क्यों नहीं हो? क्या तुम डरते हो? ज़ीशान को इसकी खामोशी जहर लग रही थी, इसलिए चिढ़कर दोबारा बोला, हाँ डरता हूँ, मगर अपने लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए। तुमने देखा है ना वो कितनी मासूम और सीधी सी लड़की है, जरा सी बात पर परेशान हो जाने वाली, और मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ वो मेरी मोहब्बत को खुद महसूस करे, और अगर इसका दिल माने तो इसे कबूल करे, और ना दिल माने तो बेशक इसे रिजेक्ट कर दे। वो ठोस लहजे में बोला था। ज़ीशान अब की बार खामोशी से इसकी तरफ देख कर रह गया था। वैसे भी अब कहने के लिए इसे कुछ और सूझ नहीं रहा था, अब सिर्फ सबा के रद्द अमल का इंतजार करना था। सबा को हैदर की मोहब्बत महसूस करने में देर नहीं लगी थी, मगर अपनी अजली बुजदली की वजह से वो इस पर सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। हालांकि जब से हैदर ने अपनी क्लास के मुकाबले में इसका साथ दिया था, इसी वक्त से सबा के दिल में इसके लिए खुद ब खुद नरम गोशा पैदा हो गया था। अगरचे इब्तदाई दिनों में सबा की राय हैदर के लिए अच्छी नहीं थी। पहले रोज इसके गाने की वजह से वो लाशऊरी तौर पर इसे इन लड़कों में शामिल कर चुकी थी, जिसका काम ही लड़कियों को तंग करना होता है। मगर इसकी ये राय बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था, और इसकी बड़ी वजह तो डिपार्टमेंट में हैदर की अच्छी शोहरत थी। फाइनल के करीबन सारे ही स्टूडेंट और खास तौर पर टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते थे। लड़कियों में तो वो यूं ही बहुत मकबूल था। ज़हीन और कॉन्फिडेंट होने के अलावा वो खूबसूरत और माकूल भी था, लेकिन इसके बावजूद मशहूर भी था। लेकिन इसके बावजूद इसके गुज़िश्ता 1 साल में किसी भी तरह का कोई स्कैंडल मशहूर नहीं हुआ था। इन सब बातों ने सबा की राय पर काफ़ी असर डाला था। फिर खुद हैदर का रवैया भी इसके पहले रोज़ के अंदाज की नफ़ी कर रहा था। वो सबा को पसंद करता था, मगर इसने कभी सबा को बराह रास्त मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इसकी आंखों ने सबा को वो सब कुछ कह दिया था जो वो कहना चाहता था। वो सबा पर एक नज़र भी डालता तो इसकी आंखों में शौक की वही कैफियत, कितना धुंधला लिखा हुआ है, फख्र महसूस होने लगा था। हैदर जैसा मुकम्मल और शानदार इंसान जिसकी तवज्जो हासिल करने के लिए लड़कियां जतन करती हैं, इस पर मरता है। लेकिन ये सब महसूस कर लेने के बावजूद वो बराह रास्त मानने की हिम्मत खुद पर नहीं कर पाई थी। इसने शाज़मा
اس لیے شازمہ اگر حیدر کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دیتی تو وہ اس کو جھٹلانے میں ایک پل نہ لگاتی، جس سے چڑ کر شازمہ پیشن گوئی کرتی کو کہ صبا ایک نہ ایک دن ضرور اس محبت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن صبا بھی پوری طرح سے حیدر کی محبت کا یقین ہی نہیں کر پائی تھی تو قبول کیسے کرتی۔ بعض اوقات وہ سوچتی کہ اگر حیدر واقعی اسے محبت کرتا ہے تو پھر کہتا کیوں نہیں ہے، اپنی محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف حیدر اپنی کئی بات پر قائم تھا، وہ صبا سے خود کچھ نہیں کہنے والا، بلکہ صبا کو اس کی محبت کو خود ہی محسوس کرنا تھا۔ صبا نے محسوس کر لیا تھا مگر ماننے پر تیار نہیں تھی۔ پھر جو کام حیدر کی موجودگی نہ کر سکی وہ اس کی جدائی نے کر دیا۔ وہ اچانک ہی ڈپارٹمنٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی تو یہ عادت تھی کئی دن یونیورسٹی سے غائب رہنا، مگر اس کے نہ ہونے سے صبا کو اپنی زندگی میں کوئی کمی سی محسوس ہونے لگی۔ لاشعوری طور پر وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اتنے دنوں میں حیدر کی توجہ کی عادی ہو گئی تھی، اب اس کے بغیر اسے اپنی زندگی میں ایک خلا سا محسوس ہونے لگا تھا، لیکن اپنی اسی کیفیت کو وہ محسوس کرنے کے باوجود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اچھا بھلا دل لگتے لگتے ایک دم سے اچاٹ کیوں ہونے لگا تھا۔ اس روز بھی وہ دنیا جہان سے بیزار لائبریری میں ایک انسائکلوپیڈیا میں سر گھسائے ہوئے تھی جب شازمہ نے اچانک حیدر کا ذکر کر دیا۔ شازمہ کے کہنے پر صبا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن بھرپور کوشش کر کے اس نے لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی۔ مجھے کیا پتا، میں نے کوئی اس کے پیچھے FBI کو لگا رکھا ہے، وہ بے نیازی سے جواب دے کر پھر سے انسائکلوپیڈیا میں گم ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے وہ آخری بار بدھ والے دن آیا تھا۔ شازمہ اس کی لاپرواہی کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ بولی تھی، نہیں، منگل کو آخر بار آیا تھا، صبا نے بے ساختہ کہا تھا، جس پر شازمہ آہستہ سے ہنس دی تھی۔ اگر تم نے اس کے پیچھے FBI کو نہیں لگا رکھا تھا تو یہ ٹھیک انفارمیشن کیا CIA والے تمہیں دے کر گئے ہیں؟ شازمہ کے انداز میں شرارت تھی۔ صبا نے جواب میں کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ اب کن سوچوں میں غرق ہو گئی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر شازمہ نے پھر پکارا تھا، میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیسے یاد رہ گیا کہ وہ آخری بار کب آیا تھا۔ اس نے ایمانداری سے اپنی پریشانی شازمہ کو دی تھی۔ سیدھی سی بات ہے، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، شازمہ نے اطمینان سے کہا تھا۔ صبا پہلی بار اس کو فوراً جھٹلانے کی بجائے سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن شازمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب مجھے کبھی بھی اس محبت پر یقین نہیں رہا، پھر یہ مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کمزور سا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ محبت زیادہ تر انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اس کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، شازمہ فلسفانہ انداز میں بولی تو صبا اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ صبا تم بہت معصوم ہو، قدرت کی طرف سے ہی ہموار ہوتا ہے، حیدر کو کوئی عام سا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خیال رکھنے والا بھی ہے، اسی لیے لگتا ہے کہ اسے خدا نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ واقعی اچھا نہ ہوتا تو میں تم سے کبھی نہ کہتی کہ اس کی محبت کو قبول کر لو۔ شازمہ نے پہلی بار سنجیدگی سے حیدر کے بارے میں بات کی تھی۔ صبا کو جواب دیے بغیر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی صبا، میں جانتی ہوں وہ تمہیں بھی اچھا لگتا ہے، وہ تمہارے آس پاس ہو تو تم خوش رہتی ہو۔ شازمہ کے لہجے میں یقین تھا جس کو صبا نے جھٹلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر جب 3 دن بعد کلاسز آف ہونے کے بعد وہ شازمہ کے ساتھ جانے کے لیے باہر نکلی تھی تو فیکلٹی کے دروازے کے باہر لڑکوں کے گروپ میں کھڑے حیدر کو دیکھ کر صبا کو انجانی سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ پورے 7 دن بعد نظر آیا تھا۔ صبا کو پہلی بار شازمہ کی بات پر یقین آیا کہ حیدر آس پاس ہو تو وہ خوش رہتی ہے۔ پھر جب وہ دروازے سے نکلتے ہوئے وہ حیدر کے قریب سے گزری اور حیدر نے اس کی طرف دیکھا تو اسے اپنا وجود روشنیوں کے حصار میں گرا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس روز ٹیچرز کی اولڈ کیمپس میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی اور سارے ٹیچرز کے وہاں جانے کی وجہ سے کوئی بھی کلاس نہیں ہو رہی تھی۔ حیدر اور ذیشان وقت گزاری کے لیے لائبریری چلے آئے تھے۔ نیوز ڈیسک پر جا کر حیدر تو عادت کے مطابق بہت سنجیدگی سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ ذیشان عدم دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ کر ہی وقت گزار رہا تھا۔ اسی تانگ جھانک کے دوران اس نے صبا کو لائبریری میں آتے دیکھا۔ وہ اکیلی تھی اور 2 منٹ کے بعد ہی دوبارہ باہر چلی گئی تھی۔ وہ پوری طرح اخبار میں گم تھا۔ اور اسے صبا کی لائبریری میں آنے اور واپس جانے کا بالکل پتہ نہیں چلا تھا۔ ذیشان نے اس کو بتانے کا سوچا مگر کاؤنٹر پر موجود دوسرے لوگوں کی وجہ سے اسے یہ مناسب نہیں لگا۔ چند منٹ بعد ہی صبا دوبارہ اندر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چند پیپرز تھے اور چہرے سے اچھی خاصی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اس بار حیدر نے بھی اسے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ اخبار پڑھنا بھول چکا تھا۔ وہ ہر طرح سے بے پرواہ ہو کر سرکولیشن کاؤنٹر کے پاس کھڑی صبا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو وہاں موجود انٹرنیٹ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔
चंद मिनट के बाद वो मायूस अंदाज से सर हिलाते हुए रेफरेंस सेक्शन की तरफ बढ़ी थी। आम दिनों में हैदर कभी इसके पीछे नहीं जाता, मगर अब सबा के चेहरे पर परेशानी इतनी आ जाती कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाया था और ज़ीशान को इशारा करते हुए उठकर सबा के पीछे रेफरेंस सेक्शन में दाखिल हो गया था। सबा वहीं एक टेबल के पास कुर्सी घसीट कर शाज़मा के बराबर बैठी हुई थी, जबकि टेबल के गिर्द पड़ी बाकी 8 कुर्सियां खाली थी। हैदर और ज़ीशान इसी टेबल की तरफ बढ़ गए थे। इनके वहां बैठने पर शाज़मा ने इनकी तरफ देखा था, मगर सबा को बिल्कुल खबर नहीं होती। वह शाज़मा से तेज लहजे में कुछ कहने में मसरूफ थी। अभी भला बताओ, फिजिक्स में MSc करना हो तो भी जरूरी है कि कंप्यूटर पढ़ो। अगर हमें कंप्यूटर का इतना ही शौक होता तो हम MSc ना कर लेते। तो MSc करने के लिए मैथ का अच्छा होना जरूरी है और तुम इसमें बिल्कुल बख्शी हुई हो, शाज़मा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। और इसकी बात पर हैदर तो सिर्फ मुस्कुरा कर सामने पड़ी किताब में गुम हो गया था, जबकि ज़ीशान का कहकर बेसाख्ता था। सबा को पहली बार एहसास हुआ टेबल पर इनके अलावा भी कोई मौजूद था। फिर हैदर को देखते ही वो जो शाज़मा को जवाब देने जा रही थी, लब भींच कर खामोश होगी। इसका सिर्फ आस पास होना ही इसे नर्वस कर दिया करता था। वो बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। शानी, तुम्हारे ख्याल में हाइटेशन पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए? हैदर ने बज़ाहिर सरसरी से अंदाज में ज़ीशान से पूछा था। पता नहीं, लेकिन तुम्हें बैठे बिठाए किसी टेंशन ने आ गिरा। तुम घर जाओ और खाना खाकर वापस आओ, आज प्रैक्टिकल डे है। ज़ीशान ने तजाहिल आरफाना का मुजाहिरा किया। खाना खाने से क्या टेंशन दूर हो जाएगी? नजर सबा के चेहरे पर जमाते हुए इसने बेसाख्ता सवाल किया था। इसी लम्हे सबा ने इसकी तरफ देखा और इसे बराह रास्त अपनी तरफ देखते पाकर वो इतना घबराई कि फौरन ही कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि शाज़मा इसे रोकती, वो तेजी से बैग पर बने थीसिस रूम में जा घुसी थी। एनी प्रॉब्लम मिस? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? सबा के चाहते ही हैदर ने शाज़मा को मुखातिब करके पूछा। दरअसल कंप्यूटर के सर ने सबा को एक असाइनमेंट दिया है कंप्यूटर के मुतालिक, जिस पर इसे कल क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है और इसे अपने मौजू पर कोई मवाद नहीं मिल रहा, क्योंकि कंप्यूटर से मुतालिक किताबें या तो MSc की लाइब्रेरी में हो सकती हैं या फिर MBA की लाइब्रेरी में। हम तो सिर्फ 100 नंबर का पेपर पढ़ते हैं। बस इसी बात पर सबा को गुस्सा आ रहा है। बस ये प्रॉब्लम है, इसे तो हैदर 2 मिनट में हल कर सकता है, क्योंकि इसे कंप्यूटर समेत हर सब्जेक्ट में टांग अड़ाने का शौक है। हैदर के कुछ बोलने से पहले ही ज़ीशान बोल उठा था। हैदर ने सिर्फ ताकीदी अंदाज में सर हिलाया। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना कल तक जल जल कर सबा तो अपना आधा खून जला लेगी। एक तो वो वैसे ही बहुत डरपोक है और फिर पहली प्रेजेंटेशन है। शाज़मा आहिस्ता से हंसी। इसी वक्त वो मोटे मोटे थीसिस उठाए सबा थीसिस रूम से बाहर निकलाई। देखो शाज़मा, ये दोनों कंप्यूटर पर हैं, मगर कंप्यूटर कोर्स का इनमें भी जिक्र नहीं है। वो सामने देखने से ग्रेस करते हुए शाज़मा से मुखातिब हो गई थी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हैदर तुम्हारी हेल्प कर देंगे, शाज़मा ने थीसिस एक तरफ सरकाते हुए कहा। सबा ने इसकी बात पर कदर चौंक कर बेख्तियार हैदर की तरफ देखा था। वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। गहरे नीले रंग के सफ़ेद कढ़ाई वाले सूट में वो इस 12 बजाती शक्ल के साथ भी हैदर को हूर से कम नहीं लग रही थी। इसके यूं इनमाक से देखने पर सबा ने बेख्तियार नजरें चुरा ली थी। आपको किस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी है? हैदर ने पहली बार इसे बराह रास्त मुखातिब किया था। कंप्यूटर कोर्स पर, कदर झिझक कर सबा ने जवाब दिया था। कंप्यूटर कोर्स? वो तो बहुत से हैं, क्या सभी पर प्रेजेंटेशन देनी है? हैदर ने दिलचस्पी से इसकी घबराई हुई सूरत देखी। नहीं, सिर्फ 2, BCD कोड और 11 ASC पर। इसने जल्दी से वजाहत दी थी। हैदर चंद में कुछ सोचता रहा। सबा ने 1-2 बार झिझकती हुई नजर इसके चेहरे पर डाली और इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। कंप्यूटर की क्लास 12 बजे के बाद होती है ना? हैदर के पूछने पर इसने सारी ला दी। तो ऐसा है कि कल सुबह मैं इस टॉपिक पर असाइनमेंट बनाकर आपको दे दूंगा। आप इसे एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए प्रेजेंटेशन देना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं वैसे समझाऊंगा तो आपके लिए इतनी जल्दी पिक करना मुश्किल हो जाएगा। हैदर के कहने पर सबा ने बेख्तियार तशक्कुर भरी नजर इस पर डालकर इस बात में सर हिला दिया था। फिर अगले रोज सबा प्रेजेंटेशन देकर निकली तो बहुत खुश थी। हैदर ने सुबह सुबह न सिर्फ इसे असाइनमेंट दे दी थी, बल्कि इसने प्रेजेंटेशन देने का तरीका भी समझा दिया था, जिसकी वजह से सबा को ये काम बहुत आसान हो गया था। और फिर जब क्लास के एहतमाम पर सर बरकत ने पूरी क्लास के सामने इसकी तारीफ की तो इसकी खुशी 2 चंद हो गई थी। क्लास से बाहर आते ही इसे हैदर नजर आ गया। सबा ने इसका शुक्रिया अदा किया और पहली बार इससे बात करते हुए वो घबराई नहीं थी। इसकी शुक्रिया अदा करने पर हैदर बस मुस्कुरा दिया था। आइंदा भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकती हैं। इसने पूरे खुलूस से ऑफर की थी, किसी भी तरह की या सिर्फ स्टडीज में। 7 कड़ी शाज़मा ने इसकी बात पकड़ने की कोशिश की थी, किसी भी तरह की। इसने पूरे एतमाद से जवाब दिया था। यानी अगर सबा से लड़े भी तो ये आप
को आकर बताए। बिल्कुल, बल्कि अगर कोई इनसे ऊंची आवाज में बोले तब भी। वो गती लहजे में बोला था। शाज़मा ने हंस कर कंधे उचका दिए, जबकि सबा हैरत से हैदर की शक्ल देख रही थी। सबा आज शाम बाजार चलोगी? पार्टी में पहनने के लिए अच्छे से ड्रेस लेंगे। अपनी मखसूस जगह पर फैकल्टी के पीछे पिछली तरफ से बरामदे में बैठी हुई दोनों सर्दियों के नरम नरम धूप से लुत्फानंदोज हो रही थी। जब शाज़मा ने अचानक पूछा था, मैंने ड्रेस क्या करना है, मैं तो ये फंक्शन अटेंड ही नहीं कर रही। सबा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? शाज़मा को हस्बे तवक्का गुस्सा आ गया था। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, मगर फाइनल वालों को होती रहती है। तुम खुद ही तो कह रही थी इन्होंने कम टू द स्टेज नामी आइटम रखा है, जिसमें वो अपनी मर्जी से प्रीवियस की स्टूडेंट को बुलाकर उल्टे सीधे सवाल करेंगे। फिर मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे खतरनाक जगह पर जाऊंगी? मैं तो वैसे ही इनकी हिट लिस्ट पर रहती हूँ। इसने बुरा सा मुंह बनाकर वजाहत दी थी, मगर इससे पहले कि शाज़मा इसकी खबर लेती, सामने से आते हैदर और ज़ीशान को देखकर इसे खामोश रहना पड़ा। मगर नजरों में वह सबा को कच्चा चबाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जबकि सबा इसकी कीनतोज नजरों से बेनियाज मगन होकर हैदर की तरफ देख रही थी। 2 दिन में एक बार जरूर इसकी खैरियत पूछने आता था। और इसके लिए वो इसे वक्त का ही इंतखाब करता जब सबा के इर्द गिर्द ज्यादा लोग ना होते, और वो कभी चंद मिनट से ज्यादा इनके पास रुका भी नहीं था। सबा को इसकी ये एहतियात अच्छी तो जरूर लगती थी, मगर इसके फौरन चले जाने पर अफसोस भी होता था। हमेशा एक तशनगी सी रह जाती थी। हैदर सामने होता तो सारी दुनिया के रंग इसे बदले हुए और दिलकश लगा करते थे। हैदर के डिपार्टमेंट में मकबूलियत देखकर इसे फख्र महसूस होता था। अगर क्लास में कोई प्रोफेसर हैदर की तारीफ करता तो सबा को यूं महसूस होता जैसे वो इसकी तारीफ कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? करीब आकर हैदर ने हमेशा की तरह सलाम के साथ ही खैरियत पूछी थी। शाज़मा ने अपना बना हुआ थोबड़ा ठीक करके इसके सलाम का जवाब दिया था, जबकि सबा ने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिला दिया था। कार्ड मिल गए आप लोगों को वेलकम पार्टी के? शाज़मा के हाथ में कार्ड देखकर ज़ीशान ने इस्तफसार किया तो इसने सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। ये पार्टी प्रीवियस को बाकायदा तौर पर वेलकम करने के लिए फाइनल की तरफ से दी जा रही थी, इसलिए सारा प्रोग्राम भी इनकी मर्जी के मुताबिक था। आप फंक्शन में आएंगी ना? हैदर ने बराह रास्त सबा की तरफ देख कर सवाल किया था। जी पता नहीं, सबा गड़बड़ाई थी। तो फिर कैसे पता है? हैदर ने दिलचस्पी से इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर दूसरा सवाल किया था। मुझे पता है कि ये नहीं आएगी, क्योंकि कम टू दी स्टेज वाले आइटम का सुनकर ही ये इतनी खौफजदा हो गई। ये तो फंक्शन वाले दिन से 2 दिन पहले भी शायद इसकी कैंपस आने की हिम्मत ना पड़े। शाज़मा ने जलकर वजाहत दी थी। इसमें डरने की क्या बात है? ये तो एंटरटेनमेंट का छोटा सा बहाना है। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली फेस करेंगी तो आप भी इसको एंजॉय करेंगी। हैदर ने नरमी से समझाया था, जिसका सबा पर कोई खास असर नहीं हुआ था। मगर मुझसे इतने लोगों के सामने इतनी फजूल सवालात के जवाब नहीं दिए जाते, और वहाँ तो सारे प्रोफेसर्स भी होंगे। सबा ने बेचारगी से जवाब दिया। जरूरी तो नहीं हर सवाल का जवाब दिया जाए। आपको जो सवाल फजूल लगे आप इसका जवाब ना दें, वो कोई वाइवा तो नहीं होगा ना? जवाब ना देने पर आपके नंबर कट जाएंगे। हैदर के लहजे में आपकी बात भी वही नरमी थी जो सिर्फ और सिर्फ सबा के लिए मखसूस थी। सबा ने सर उठाकर इसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा था। एक लम्हे को इसका दिल चाहा वो फौरन मान जाए और फंक्शन में आ जाए, मगर फिर इसकी कम हिम्मती आड़े आ गई। इतने लोगों के सामने वो तो स्टेज पर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। वहां जाकर कुछ बोलना तो नामुमकिनात में से था। अच्छा ठीक है, आप पार्टी में आ जाएं। आई प्रॉमिस आपको स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा। इसे मुसलसल तजबजब में देखकर हैदर ने ऑफर दी थी। सबा ने मशकूक नजरों से इसकी तरफ देखा था। यकीन कर लीजिए ये झूठ वगैरह ज्यादा नहीं बोलता। सबा के बेयकीनी वाले अंदाज पर ज़ीशान हंस कर बोला। सबा ने जेम का दोबारा सर झुका लिया था। अब बोलिए, आप आएंगी ना? हैदर ने दूसरी बार पूछा तो आप सबा का सर इस बात में हिल गया था। खुदा की पनाह सबा, मैं चल कर मर जाऊंगी। आखिर तुम्हें किस तरह का ड्रेस चाहिए? चांदनी बुटीक से बाहर आते ही शाज़मा चिल्ला कर बोली थी। एक से दूसरी बुटीक का चक्कर काटते हुए इन्हें 1.5 घंटा हो गया था। शाज़मा कब का अपने लिए ड्रेस खरीद चुकी थी, मगर सबा को कोई लिबास पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत शानदार सा, जैसा और किसी का भी ना हो, हता कि तुम्हारा भी नहीं। सबा ने मजे से जवाब दिया था। मेरा जिक्र मत करो, मैं तुम्हारी इस 100 नंबर में शरीक नहीं हूँ, और अगर तुम यकीन कर लो तो कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हो। अब अगर कोई मुकाबला करे भी तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। शाज़मा का अंदाज मायने खेज था। सबा ने घूर कर इसकी तरफ देखा था, मगर फिर
कुछ बोली नहीं और लीजा बुटीक का स्लाइडिंग डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। आखिरकार यही सबा को एक लिबास पसंद आ गया। शाज़बा ने बेख्तियार सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब तक सबा ने किसी और लिबास के बारे में मामूली सी पसंदगी का इजहार भी नहीं किया। दरहकीकत वो लिबास था भी बहुत खूबसूरत। स्याह रंग के जदीद अंदाज में सिले हुए लिबास पर इस रंग के धागे से ढेर सारे शीशे लगे हुए थे और रंगीन धागों से बहुत नफीस सी कढ़ाई की गई थी। सबा ने फौरन ही लिबास खरीद लिया था। खुदा का शुक्र है ये मरहला सर हुआ। इतनी देर तो लड़कियां अपनी ब्राइडल ड्रेस मुंतखब करने में नहीं लगाती जितनी तुमने एक पार्टी ड्रेस के सिलेक्शन में लगा दी है। बुटीक से बाहर आकर शाज़बा ने बाआवाज़ बुलंद शुक्र अदा किया था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां लेनी है, सबा ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मगर शाज़बा के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसकी मुझे फिक्र नहीं, अलबराक में बहुत अच्छी ज्वेलरी आई हुई है और चूड़ियां तो वहां से हमेशा ही बेहतरीन मिल जाती हैं, इसीलिए इस काम में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अलबत्ता अब तुम फिक्र करो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारे खर्चे पर चाइनीज जाऊंगी। शाज़बा ने अपना मंसूबा बयान किया, जिस पर सबा शाने उचका गई थी। मुझे कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब है तुम वाकई बहुत खुश हो, इसीलिए अपनी कंजूसी को भी भूल रही हो। शाज़बा के अंदाज में शरारत थी। जवाब में सबा को खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाज़बा को इसकी हंसी बहुत भली लगी थी। खुदा तुम्हें हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। मैं खाने के बाद आइसक्रीम भी खाऊंगी। दुआ देते देते वो फिर फरमाइशी राग सुनाने लगी, और फिर खाने से भी पहले तुम्हारा खून पीऊंगी। सबा ने इसे बैग रसीद करते हुए मसनूई गुस्से से कहा तो दोनों हंस पड़ी। शाज़मा, मैं कैसी लग रही हूँ? फंक्शन के लिए तैयार होकर वो शाज़मा के सामने खड़ी बच्चों की सी मासूमियत से पूछ रही थी। झुककर जूते के स्ट्रैप्स बंद करती शाज़मा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इसे अपनी आंखें खेजा होती महसूस हुई। सबा बेहद हसीन लग रही थी, मगर आज तो इसके चेहरे पर नजरें नहीं ठहर रही थी और इतने एहतमाम से वो पहले कभी तैयार नहीं हुई थी। स्याह रंग के खूबसूरत लिबास में मल्टी शेड्स देती नफीस ज्वेलरी और चूड़ियां पहने नफासा से मेकअप किए वो किसी होर से कम नहीं लग रही थी। शाज़मा के लिए इसके चेहरे से नजर हटाना दुश्वार हो गया था। ऐसी लग रही हो कि 8-10 बंदे तो सिर्फ तुम्हारे हुस्न की झलक देखकर ही पट से मर सकते हैं, और हैदर बेचारा तो दीवाना ही हो जाएगा। शाज़मा के अंदाज में शरारत थी, जबकि हैदर के जिक्र पर सबा ने शर्मा कर सर झुका लिया था। बस भाई, बस ये अदाएं इसी को दिखाना, फिलहाल निकलने की करो, 6 बजने वाले हैं। शाज़मा ने क्लॉक में नजर डालते हुए कहा तो सबा भी चौंक गई थी, क्योंकि इन्हें 6 बजे का ही वक्त दिया गया था। दोनों आगे पीछे कमरे से निकलकर लॉन्च में आई थी। सबा तो वहीं शाज़मा की अम्मी के पास बैठ गई, जबकि शाज़मा सुलेमान के कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जिसने इन दोनों को छोड़कर आना था। सुलेमान तो घर पर ही नहीं है। थोड़ी देर बाद ही शाज़मा ने आकर इतला दी थी, तुमने इसे कह दिया था कि आज तुम लोगों को छोड़ आए? शाज़मा की अम्मी ने पूछा तो शाज़मा ने इस बात में सारी हिला दी। कह तो दिया था, मगर वो हंस आता दोस्तों में बैठकर भूल गया होगा। मुझे चाहिए था मैं सुबह ही इसके पाँव में रस्सा डाल के घर के किसी कोने में बिठा देती। शाज़मा ने दांत पीसते हुए रिसीवर उठाया और इसके दोस्तों के घर के बाद दिगरे फोन करने लगी। तीसरी जगह फोन करने पर वो दस्तयाब हो गया। शाज़मा ने इसके फोन पर आते ही बहुत खूब लिताड़ा, फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ना पहुंचने की सूरत में नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने की धमकी देकर कट से फोन बंद कर दिया। इसने सुलेमान की बात सुनने की जरा भी कोशिश नहीं की थी, जो इसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो 5 मिनट में कैसे आए, जबकि रास्ता ही 15 मिनट का है। फोन रखकर शाज़मा सबा के पास आ बैठी। इसे इत्मीनान था कि अब सुलेमान आने में इतनी ही देर लगाएगा जितनी देर लगाए बगैर घर तक पहुंचा नहीं जा सकता। ऑडिटोरियम में रंगों नूर का सैलाब आया हुआ था। हर शख्स ने खुद को संवारने की इंतहाई कोशिश की थी। लड़कियां तो एक तरफ, लड़के भी ऐसे बन सवर कर आए थे जैसे वही मुकाबला हुस्न मुनक्किद हो रहा हो। हर एक की सजदा निराली थी, और ऐसी सजदा वाली जगह पर हैदर शलवार कमीज पहनकर भी बहुत मुनफरिद और नुमाया लग रहा था। सफेद बुराक शलवार कमीज ने इससे जो सादा सी दिलकशी अता कर दी थी, वो कई लोगों को चौंकने पर मजबूर कर रही थी। चूंकि इंतजाम ज्यादातर हैदर और इसके ग्रुप ने अपने जिम्मे ले रखे थे, इसीलिए वो लोग 3 बजे से ऑडिटोरियम में मौजूद थे, और हैदर को तो वो अपनी क्लास फेलो अरीशा के साथ कंपेयरिंग भी करना थी, इसीलिए वो और ज्यादा मसरूफ था। 5 बजे से लोग आना शुरू हो चुके थे, लेकिन हैदर को जिसका इंतजार था वो 6 बजे तक भी नहीं पहुंची थी और अभी प्रोग्राम का आगाज करना नहीं चाहता था। मगर चूंकि चेयरमैन साहब भी आ गए थे और वो वक्त के बहुत पाबंद थे, इसलिए मजबूरन 6:15 बजे इसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना पड़ा। ये और बात थी कि रंगो नूर के इस लाभ में भी इसका दिल बुझा बुझा सा था। वो खुद को फ्रेश जाहिर करते हुए वो एतमाद से इब्तदाई 3 आइटम गुजर जाने के बाद बैगबाजी का मुकाबला शुरू हो गया, जो कि फाइनल और प्रीवियस के
तीन स्टूडेंट के दरमियान था। इस हिस्से की कंपेयरिंग अरीशा कर रही थी, क्योंकि बकौल हैदर के शायरी वो चीज़ है जो बावजूद कोशिश के भी इसकी समझ में नहीं आती। इसलिए ये आइटम शुरू होते ही वो खाने के इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए ज़ीशान के साथ डाइनिंग रूम की तरफ जाने के ख्याल से ऑडिटोरियम से बाहर आया। बाहर निकलते ही हैदर की नज़र फैकल्टी के ऐन सामने तेज़ी से आकर रुकती हुई ग्रे शेराट पर पड़ी और गाड़ी में से सबा और शाज़मा को उतरते देखकर इसके कदम वहीं थम के ज़ीशान भी इसके सामने ही रुक गया था। कमाल है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, अभी तो वो 21 तोपे भी नहीं पहुंची जिनकी आपको सलामी देना थी। सबा और शाज़मा के करीब आते ही ज़ीशान ने मसनूई हैरत का आगाज़ किया। छोड़ो यार, इतना इंतज़ार करवाना तो इनका हक बनता है। हैदर ने सबा के दिलकश रूप को आंखों में समोते हुए ज़ीशान को टोका। सबा के आ जाने पर इसके चेहरे पर जो रोशनी फैली थी वो ज़ीशान की नज़रों से पोशीदा नहीं रही थी और वो हैदर की खुशी को बेमज़ा करना नहीं चाहता था। इसलिए मजीद कुछ कहने की बजाय मुस्कुरा कर शाने उचका गया। हुकूक फ्राइज को रहने दे, पहले ये बता दे कि फंक्शन ख़त्म तो नहीं, ख़त्म कितने बजे होगा? मैंने भाई को वापसी का टाइम देना है। हो जाएगा 10 बजे तक। ज़ीशान ने फ़ौरन शाज़मा की बात का जवाब दिया, जबकि हैदर ने गालिबन इसका सवाल सुना भी नहीं था। इसकी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सबा की तरफ थी। वो लगी इतनी अच्छी रही थी कि इससे नज़रें इसके चेहरे से हटाई नहीं जा रही थी। हैदर, मैं ज़रा खाने का इंतज़ाम देख लूँ, तुम्हें तो अब इसकी फुर्सत नहीं है, ज़ीशान ने शाज़मा की गाड़ी की तरफ जाते ही कहा और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया, जबकि हैदर ने इसकी ये बात भी नहीं सुनी। हैदर ने आहिस्ता आवाज़ में सबा के आते सबा ने झिझकी पलकें उठाकर हैदर के दिलकश चेहरे की तरफ देखा और दोबारा से आंखों पर पलकों की झालर गिरा ली। इसकी ये मासूम अदा हैदर को मजीद दीवाना कर गई। तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला था। सबा को अपना चेहरा तपता हुआ महसूस हुआ था। हैदर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना इसे अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा और खुशगवार तजर्बा लग रहा था, जबकि चंद लम्हों तक इसके दरमियान बिल्कुल बड़ी अनोखी और दिलकश खामोशी थी। आइए मैं आप लोगों को सीटों तक पहुंचा दूं। शाज़मा के करीब आते ही हैदर ने वापस हॉल की तरफ मुड़ते हुए कहा तो सबा और शाज़मा ने इसकी तकलीद की। इन्हें सीटों पर पहुंचाकर हैदर खुद दोबारा बाहर निकल गया। सबा और शाज़मा दोनों ही प्रोग्राम देखने में लगी हुई थी। फिर 2-3 मजीद आइटम गुजरने के बाद ही जब कम टू दी स्टेज वाला आइटम आया तो हैदर की यकीन दहानी के बावजूद इसे स्टेज पर नहीं बुलाया जाएगा। सबा का रंग फीका पड़ गया था। हर अनाउंसमेंट पर वो परेशान हो जाती, इसका बार बार रंग बदलता चेहरा स्टेज पर कंपेयरिंग करते हैदर से पोशीदा नहीं था, मगर फिलहाल वो इसकी परेशानी का कोई इलाज नहीं कर सकता था। इसकी परेशानी इस वक्त खत्म हुई जब यह आइटम खत्म हुआ। हैदर ने अपना वादा पूरा किया था, न सिर्फ सबा को बल्कि शाज़मा को भी स्टेज पर नहीं बुलाया था। अगला आइटम टाइटल देने का था। प्रीवियस के चीदा स्टूडेंट को फाइनल की तरफ से टाइटल दिए जा रहे थे। हैदर और अरीशा बारी बारी टाइटल कार्ड पर दर्ज शेर, गाना या लाइन पढ़ते, फिर जिस स्टूडेंट का टाइटल होता वो स्टेज पर जाकर कार्ड ले आता। सबा अब इत्मीनान से कुर्सी की पूछ से टेक लगाए बैठी प्रोग्राम एंजॉय कर रही थी, मगर इसका ये इत्मीनान इस वक्त खत्म हुआ जब अरीशा ने इसका नाम पुकारा और इसके टाइटल पर दर्ज शेर पढ़ा। तेरी ये इतना धुंधला हुआ है, पता नहीं कौन सी आंखें और याकूत से लब। किसी इंसान के चेहरे पर किसके तजर्बे हैं? सबा ने हवास बाख्ता अंदाज से स्टेज की तरफ देखा था, जहां अरीशा शेर पढ़कर इसे ऊपर आने का इशारा कर रही थी। शाज़मा ने सबा को ठहोका दिया, मगर वो जाने को हरगिज तैयार ना थी। वहां जितनी हूटिंग हो रही थी, इसे देखकर कम अज कम सबा के लिए तो स्टेज तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। इसका परेशान चेहरा देखकर हैदर ने बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में अगला टाइटल पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे ज्यादातर लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए, मगर कुछ लोग अभी भी गर्दनें मोड़ कर सबा की तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अगला टाइटल पढ़कर हैदर ने सबा वाला कार्ड अरीशा के हाथ से लेकर अगली रो में बैठे फराज को पकड़ा दिया, जिसने आराम से आकर वो कार्ड शाज़मा को पकड़ा दिया। जबकि सबा तो अब भी कार्ड को हाथ लगाने की रवादात ना थी। कितना खूबसूरत तबसरा किया है फाइनल ने तुम्हारे हुस्न पर। अगर तुम स्टेज पर चली जाती तो सारे लोगों को मालूम हो जाता ये हसीना कौन है, मगर तुम सदा की बुद्धू हो। शाज़मा ने कार्ड पर पढ़ते हुए हस्बे आदत सबा को लिताड़ दी। ये मैं इनको अपना पता लगवाए बगैर ही खुश हूँ। जवाब में सबा ने बुरा सा मुंह बनाया था। शुक्र करो, हैदर ने फौरन ही अगला टाइटल पढ़ना शुरू कर दिया और इन लोगों की
طرف متوجہ ہو گئے، ورنہ تم تو اچھا خاصا تماشا بنوا لیتی اپنی ازلی بزلی کے ہاتھوں۔ شازمہ کے کہنے پر صبا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بغیر اسٹیج پر انگریزی میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے حیدر کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر چھایا اطمینان اور آواز کی مضبوطی لمحوں میں اسیر کر لینے والی تھی۔ اسی فخر کا عجیب سا احساس ہوا تھا، میں نہ صحیح پر اعتماد تو وہ تو ہیں۔ ذہن میں آنے والی بے اختیار سی سوچ نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ شازمہ اب گھر کیسے جائے؟ سلمان تو 10 بجے آئے گا اور ابھی 8 بھی نہیں بجے۔ ڈائننگ ہال سے باہر آتے ہی صبا کھڑی دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تو شازمہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ زیادہ تر لوگ جا چکے تھے یا جانے کی تیاریوں میں تھے، جبکہ شازمہ نے سلمان کو 10 بجے آنے کو کہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچ کر آخر اس نے چیئرمین صاحب سے اجازت لے کر ان کے موبائل پر رابطہ کیا، مگر گھر پر تو نہ سلمان موجود تھا اور نہ ہی پاپا۔ صبا کے گھر فون کرنے کا ویسے ہی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھائی ایک ہفتے سے سرکاری ٹور پر کوئٹہ گئے ہوئے تھے۔ چیئرمین صاحب کو ان کا موبائل واپس کر کے وہ دوبارہ باہر آئی تو اس کے چہرے پر بھی اچھی خاصی پریشانی تھی۔ اتنی رات کو ان دو لڑکیوں کا وہاں اکیلے ٹھہرنا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ صبا کی خاطر شازمہ نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر اس میں اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی تھی، جبکہ صبا کے چہرے پر تو پہلے ہی ہمائیاں اڑی ہوئی تھی۔ 10 منٹ تک شازمہ فیکلٹی کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس پریشانی کا کوئی علاج سوچتی رہی، مگر کوئی خاص نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ طریقے تو کئی تھے، مگر ان میں سے محفوظ کوئی نہیں تھا۔ آپ لوگ اب تک گئے نہیں؟ حیدر چیئرمین صاحب کو گاڑی تک چھوڑ کے واپس آیا تو ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر حیران ہے۔ کیسے جاتے؟ آپ کے دوست کے کہنے پر میں نے بھائی کو واپسی کا ٹائم 10 بجے کا دیا ہے، اب 10 بجیں گے تو جائیں گے۔ شازمہ نے قدرے ناراضگی سے کہا، ذیشان تم نے کیوں 10 بجے کا کہا؟ تمہیں تو اچھی طرح سے معلوم تھا پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہے۔ حیدر نے اپنے ساتھ کھڑے ذیشان سے پوچھا، جو کان کھجاتے ہوئے ماحول سے لاتعلق نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تو اندازے سے کہا تھا، مجھے تھوڑی پتا تھا خواتین کھانا اتنی جلدی کھا لیں گی، اور پھر تم بھی تو وہیں تھے، تم صحیح کر دیتے، مگر تمہارا دھیان تو پتہ نہیں کہاں تھا۔ ذیشان نے عذر پیش کرنے کے ساتھ ہی اس پر چوٹ کر دی۔ حیدر نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر پرسوچ انداز میں شازمہ اور صبا کو دیکھا۔ شازمہ اب نارمل تھی، جبکہ صبا کے چہرے پر یوں پریشانی ٹپک رہی تھی جیسے میلے میں گم ہو جانے والے بچے کے چہرے سے ٹپکتی ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر حیدر کو ہنسی آنے لگی، مگر اسے بر وقت اس نے روک لیا۔ سوچتے ہوئے اس نے ارد گرد نظر ڈال دی۔ اکثریت جا چکی تھی، مگر اس کے کچھ کلاس فیلوز موجود تھے، جن میں سے کچھ کے پاس گاڑیاں بھی تھیں۔ وہ چاہتا تو ان میں سے کسی کے بھی ساتھ شازمہ اور صبا کو بھیج سکتا تھا، مگر اتنی رات کو انہیں کسی کے بھی ساتھ بھیجنے پر دل نہیں مانا۔ آخر کچھ سوچ کر اس نے جیب سے گاڑی کی چابی نکال لی۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ کو گھر پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے شازمہ سے زیادہ صبا کو تسلی دی تھی۔ شانی، ایسا کرو، تم ان لوگوں کو میری گاڑی میں چھوڑاؤ۔ اس نے چابی شانی کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ نیک کام تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں تو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ ذیشان نے اس کے ہاتھ سے چابی لے کر شرارت سے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے پر صبا نے بے اختیار نظریں اٹھا کر حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ حیدر ذیشان کے مذاق میں کہی بات کو مانے اور انہیں خود چھوڑنے جائے، مگر یہ بات وہ زبان سے کہنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی۔ میں خود چلا جاتا، مگر مجھے ابھی یہاں کافی کام نپٹانے ہیں، تم انہیں چھوڑ کر سیدھے یہیں آنا، میں اور فراز جب تک یہاں کی کلوزنگ کروا دیتے ہیں۔ حیدر نے کہا، آپ لوگ بے فکر ہو کر اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اس نے صبا اور شازمہ کو براہ راست مخاطب کر کے کہا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ذیشان کے جاتے پارکنگ کی طرف بڑھ گئی، جہاں حیدر کی جانی پہچانی سرخ سپورٹ کار کھڑی تھی۔ شازمہ اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ صبا نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بیٹھنے سے پہلے اس نے یوں ہی مڑ کر فیکلٹی کے دروازے کی طرف دیکھا۔ حیدر ابھی تک وہیں کھڑا تھا، مسلسل صبا کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس کی نظروں میں وہی انہماک تھا جو دیوی کی طرف دیکھنے والے پجاری کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ صبا کو اس کی محبت پر ہمیشہ کی طرح فخر محسوس ہوا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بے اختیار ہی حیدر کی طرف دیکھ کر ہاتھ الوداعی انداز میں ہلا دیا۔ حیدر اس پر ایک لمحے کو حیران ہوا اور دوسرے ہی لمحے جواب میں ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ صبا کو چند گز کے فاصلے سے صاف نظر آ گئی، جسے دیکھتے ہی وہ جلدی سے پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ حیدر مطمئن سے انداز میں ہال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری اس ناول کی دوسری قسط۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے، اپنی ریویوز ضرور دیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔